माफिया की इनोसेंट दुल्हन पार्ट 5। शौर्य की निगाहें अब भी उन तस्वीरों पर टिकी हुई थीं। उसकी नज़रें अब सबको समझने की कोशिश कर रही थीं। हर तस्वीर किसी अनकहे रिश्ते की गवाही दे रही थी। तभी पीछे से शिवराज की गहरी सांस की आवाज़ आई, जैसे किसी ने उसके पुराने जख्म को फिर से छू दिया हो। 3 साल पहले की बात है ये शौर्य। शिवराज की आवाज़ धीमी थी, लेकिन उसकी आंखों की ठंडक सिरन लिए हुए थी, जैसे उसके जख्म को फिर से कुरेद दिया गया हो। शिवराज की आवाज़ में अजीब सी थकान और ठंडक थी, जिससे कोई पुराना दरवाज़ा खुल गया हो जिसे उसने बरसों से बंद कर रखा था। शौर्य पलटा, उसकी आंखों में सवाल थे। 3 साल, वो फुसफुसाया और फिर उसकी भौहें कस गई थीं। ये सब कब हुआ शिवराज? उसकी आवाज़ कांप रही थी। और कैसे हुआ? और अगर हुआ भी तो मुझे और मयंक को क्यों नहीं पता इस बारे में कुछ भी? शौर्य की आवाज़ में सिर्फ सवाल नहीं थे, एक दोस्त की नाराज़गी भी थी। हम लोग बचपन से तेरे साथ हैं यार, हर उतार चढ़ाव में। फिर इतना बड़ा सच तूने कभी बताया क्यों नहीं? शिवराज की आंखों में फिर से अजीब सी सनक उतर आई थी, जिसे बयां कर पाना मुश्किल था। क्या बताता? शिवराज ने एक दर्द भरी हंसी हंसते हुए कहा, जिसके दर्द को वो शायद महसूस तो नहीं कर सकता था, पर समझ बखूबी रहा था। शिवराज की आंखें उन तस्वीरों की ओर थीं, पर उसकी आवाज़ जैसे किसी गहरे कुएं से निकली हो। जिंदगी में सिर्फ 2 औरतों पर भरोसा किया था मैंने शौर्य, सिर्फ 2। उसका लहजा जख्मी था। एक वो जिसे मैंने माँ कहा था, जिसने वादा किया था कि कुछ ही देर में आइसक्रीम लेकर लौट आएगी। एक रूखी हंसी उसके होठों पर आ गई थी, और फिर अनाथ आश्रम के गेट पर छोड़कर कभी वापस नहीं आई। शौर्य की सांसें अटक गई थीं, जैसे पहली बार उसके दर्द को समझ पाया हो, जिसे उसका दोस्त हमेशा मुस्कान की परतों में छुपाता रहा था। शिवराज ने तल्ख आवाज़ में कहा, और दूसरी? उसने एक तस्वीर को नज़रों से छूते हुए कहा, जिसे मैंने अपनी जान से ज़्यादा चाहा, खुद से ज़्यादा माना। उसने तो सीधे चाकू ही दिल में उतार दिया था। वो तस्वीर की ओर बढ़ा, हल्के से उंगलियां उस पर फेरते हुए, जैसे अतीत में खो गया था। शादी वाली रात, बिना कुछ कहे, बिना कुछ समझाए छोड़ गई थी वो मुझे, सिर्फ तड़प तड़प कर मरने के लिए। उसकी आवाज़ आखिरी शब्द पर कांप गई थी। फिर वो अचानक मुड़ा शौर्य की ओर, आंखें लाल और सांसें भारी थीं। अब बता, इसके बाद क्या बताता मैं तुम लोगों को? शौर्य बस उसे देखता रह गया था। यह पहली बार था जब उसने शिवराज को अंदर से टूटा हुआ देखा था, वही शिवराज जिसे वो हमेशा एक चट्टान की तरह मजबूत समझता आया था। शौर्य की नज़रें उसके चेहरे पर जमी हुई थीं, लेकिन शिवराज लगातार बोले ही जा रहा था, जैसे कोई जख्म फिर से रिसने लगा हो। 3 साल पहले एक छोटा सा टाउन था जहाँ हमारी फैक्ट्री थी। वहाँ कुछ लोग ज़मीन हड़पने की कोशिश कर रहे थे। मैं चाहता तो मैं क्या तुझे भेज सकता था, लेकिन अगर तुझे या उसे ज़रा भी खरोंच आ जाती तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाता। उसकी आंखों में पुरानी यादों का सैलाब था। तू तो जानता है ना, हम तीनों अनाथ आश्रम में बड़े हुए हैं मयंक, और तुझे वहाँ के बच्चे कितना बुली करते थे, याद है ना? और हर बार मैं ही तुम्हारे सामने खड़ा हुआ करता था, क्योंकि तुम दोनों मेरे लिए सगे भाइयों से भी बढ़कर हो। 3 साल पहले सुबह का वक्त था। चारों तरफ हल्का धुंध और ठंडी हवा चल रही थी। शिवराज की गाड़ी उस छोटे से कस्बे की कच्ची सड़कों पर दौड़ रही थी। चेहरा सख्त था, आंखें सतर्क, लेकिन फोन पीछे छोड़ चुका था। उसे अंदाजा था कि रिस्क है, लेकिन किसी और को बीच में लाने का सवाल ही नहीं था। वो उन लोगों के लिए अकेला ही काफी था। वो फैक्ट्री के पास पहुंचा, लेकिन सामने कुछ लोगों का झुंड था, हथियार लिए, तेज बहस करते हुए। तभी एक लड़की की आवाज़ आई, अरे तुम्हें शर्म नहीं आती? सरकारी कागज है ये। एक तेज बेबाक आवाज़ जो उन आदमियों से अकेली भिड़ रही थी, जो कि झुंड में थे, लेकिन हिम्मत से लबरेज थी। उसकी उम्र मुश्किल से 18 से 19 साल होगी। वो बहुत ही हिम्मत से उन गुंडों का मुकाबला कर रही थी। शिवराज कुछ देर तक वहीं रुक गया था। कार का दरवाज़ा धीरे से खोला, और पहली बार उसकी नज़र पड़ी थी ईशा पर। कंधे पर दुपट्टा, बालों को हेयर बैंड से कसकर बांधा हुआ था, और हाथ में एक मोटी सी फाइल थी। चेहरा गुस्से से तप रहा था, लेकिन आंखें तेज बिजली जैसी चमक रही थी। ये फैक्ट्री गाँव वालों को रोजगार देती है, और तुम सिर्फ पैसे के भूखे हो। शिवराज की आंखें उसी पल में ठहर गई थीं। उसने देखा, एक आदमी ने हाथ उठाया, शायद धक्का देने ही वाला था ईशा को, लेकिन तभी तड़ाक, शिवराज की बंदूक की आवाज़ हवा में गूंजी। कदम पीछे ले लो। वो ठंडी सख्त आवाज़ उस भीड़ में सन्नाटा ले आई थी। ईशा चौंक कर मुड़ी, और उसने सामने की ओर देखा। एक लंबा काले कपड़ों में आदमी, चेहरे पर सख्त लकीरें और आंखों में किसी जंगल का सन्नाटा था। कौन हो तुम? ईशा ने आगे बढ़ते हुए पूछा। सांस तेज थी, लेकिन डर कहीं नहीं था। जिसने इस जगह को खून पसीने से खड़ा किया है? शिवराज धीरे से बोला, लेकिन कोई सुन नहीं पाया था। और अब जिसकी नज़रों से कोई इसे छीन भी नहीं सकता। ईशा ने शिवराज को घूर कर देखा। वो समझ रही थी कि शिवराज उन गुंडों का मालिक है और गांव वालों के सामने अच्छा बनने का नाटक करने आया है। और तुम? शिवराज ने पूछा। ईशा ने उसके सामने फाइल लहराई। मैं इस फैक्ट्री की वर्कर हूँ, गांव के लोगों और अपने लिए आवाज़ उठाने आई थी। और वैसे भी मुझे बेवकूफ़ और माफिया टाइप लोगों से डर नहीं लगता। तुम जैसे कितने आए और कितने गए, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं तोड़ सकते। शिवराज के होठों पर पहली बार एक हल्की सी मुस्कान आई थी। अच्छा है, क्योंकि मुझसे डरकर कोई ज़्यादा दिन रह भी नहीं पाता। मैं डरती नहीं हूँ किसी से, बस गलत देखने फिर चुप नहीं रह सकती। ईशा पलटकर बोली थी। ईशा ने फाइल अपने हाथ में दबाई और ठंडी निगाहों से शिवराज को देखा। और हाँ, अगर तुम भी इन जैसे ही हो ना, हमारी फैक्ट्री हमसे छीनने आए हो ना, सब पता है मुझे। शिवराज ने हल्का सा सिर तिरछा किया
उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। हिम्मत है लेकिन समझ कम है इस लड़की में। ओ शहरी बाबू, हम गाँव के ज़रूर हैं मगर हमें सीधा साधा समझने की गलती मत करना। ईशा का लहजा तीखा था। शिवराज उसकी बात सुनकर एक तीखी हंसी हंसा। किसी की हिम्मत नहीं थी कि शिवराज के सामने कुछ बोल सके, लेकिन ईशा थी कि चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ईशा पलटकर कुछ कहती उससे पहले ही भीड़ में से एक ने तेजी से लाठी उठाई और उसकी तरफ बढ़ा। शिवराज की निगाहें एक झटके में बदल गई थी, जैसे जंगल का शिकारी शिकार पर झपटा हो। उसने ईशा को अपने पीछे खींचा और उस लाठी को बीच हवा में ही पकड़ लिया था। गलत जगह हाथ डाला है तुम लोगों ने। उसकी आवाज़ धीमी मगर बर्फ जैसी ठंडी थी। अगले ही पल भीड़ में हलचल मच गई थी। तो आदमियों ने चाकू निकाले, किसी ने लोहे की रॉड। शिवराज ने ईशा को हल्का सा धक्का देकर पेड़ के पीछे किया, यहाँ रहो। लेकिन मैं चुप, एकदम चुप। उसी एक नज़र ने ईशा को वहीं जड़ कर दिया था। फिर वो आगे बढ़ा। पहले बार को उसने सिर्फ झुककर टाला था, दूसरे को हाथ से पकड़कर घुमा दिया था, जिससे हमलावर खुद ज़मीन पर गिर पड़ा था। लोहे की रॉड वाला आदमी पीछे से आया, लेकिन शिवराज ने उसके पेट में कोहनी मारी और रॉड खींचकर उसी के घुटने पर दे मारी थी। वो दर्द से करा उठा था। ईशा पेड़ के पीछे खड़ी थी मगर उसकी आंखें वहीं अटकी हुई थीं, क्योंकि वो आदमी जिसे उसने माफिया टाइप कहकर ताना मारा था अब अकेले ही 20 गुंडों से भिड़ रहा था। और बाकी उसकी आंखें देखकर वो किसी माफिया से कम तो लग ही नहीं रहा था। और हर बार के साथ उसकी आंखें गहरी और ख़तरनाक हो रही थीं। एक गुंडे ने पीछे से शिवराज की पीठ पर हमला करने की कोशिश की। बचो, ईशा की आवाज़ गूंजी। शिवराज ने बिना पीछे देखे ही हाथ उठाया और हमलावर की कलाई मरोड़ दी थी। भीड़ अब तितर बितर होने लगी थी। आखिरी खड़ा आदमी जो अब तक सबसे पीछे था, उसने बंदूक निकाली। शहरी बाबू, ईशा की सांसें थम गई थी, लेकिन उससे पहले कि वो ट्रिगर दबा था, शिवराज ने ज़मीन पर पड़ी रॉड उठाई और उसे इतनी तेज़ी से फेंका कि वो बंदूक वाले के हाथ से टकराई और हथियार दूर जा गिरा था। शिवराज ने उसकी कॉलर पकड़ी। गाँव वालों के पास फिर से आए तो ये हाथ नहीं बचेंगे, और अगर मैं चाहता तो तुम लोगों में से एक भी यहाँ से जिंदा नहीं जा पाता। लेकिन अभी तुम्हें मेरा एक काम करना है। कह देना रंजीत ठाकुर से उसकी मौत शिवराज सिंह चौहान वापस आ चुका है। अगर उसे सामना करना है तो मेरा करे। अपने चमचों को मुझसे लड़ने के लिए ना भेजे। गुंडे भाग खड़े हुए थे। शिवराज ने अपनी सांसें नियंत्रित की और ईशा की तरफ देखा। अब समझ आया क्यों कहा था ज़्यादा दिन मेरे साथ डरकर रहना आसान नहीं होता। शिवराज ने रॉड फेंकने के बाद गहरी सांस ली, लेकिन तभी ईशा की नज़र उसके हाथ पर पड़ी। हथेली से लेकर कलाई तक खून बह रहा था। अरे ये तो बहुत कट गया। ईशा जल्दी से उसके पास पहुंची, अपना दुपट्टा खींचा और उसे हल्का सा फाड़ दिया था और पास की झाड़ी से कुछ चौड़े पत्ते तोड़ लाई थी। ये क्या कर रही हो? शिवराज ने भौं चढ़ाई। तुम्हारी सिलाई मशीन बना रही हूँ, बनोगे क्या? उसने बिना ऊपर देखे झुंझला कर कहा। चुपचाप खड़े रहो, समझे? वो पत्ते उसके घाव पर रखकर दुपट्टे से कसकर बांधने लगी थी। शिवराज बस उसे देखे ही जा रहा था। उसकी आंखों में एक अलग सी तसल्ली थी, जैसे किसी ने सालों बाद बिना वजह उसकी फिक्र की हो। शिवराज बस उसकी आंखों में ही देखता रहा और कुछ पल के लिए उसने ना कोई सवाल किया था और ना ही कोई जवाब दिया था। वैसे, ईशा ने गर्दन टेढ़ी करते हुए पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? शिवराज कुछ पल तक कुछ सोचता रहा था, जैसे कुछ छुपा रहा हो। शिव, उसने आखिरकार कहा, मुझे आप लोगों की मदद करने के लिए कंपनी के मालिक ने ही भेजा है। अरे वाह, मालिक खुद क्यों नहीं आए? डर गए क्या? मैंने तो खत उन्हें ही लिखे थे। ईशा ने शरारत से पूछा, क्योंकि अगर वो खुद आते तो शायद कोई भी वर्कर उन्हें असली वजह बता ही नहीं पाता। तो तुम मालिक के जासूस हो? जासूस अच्छा नाम है। शिवराज की आंखों में गर्व की हल्की चमक थी। मुझे तो अपने काम से प्यार है। जो मालिक कहते हैं वही करता हूँ, और मालिक उन लोगों की भी कद्र करते हैं जो दिन रात उनकी कंपनी में मेहनत करते हैं। ईशा ने भौएं उठाई और शिवराज को घूर कर देखा। अच्छा, तो मतलब तुम कंपनी के मालिक के लिए काम करते हो और उनकी तारीफ भी करते हो, मतलब चमचे हो मालिक के। शिवराज ने उसकी बात सुनकर हल्की मुस्कान दी। कुछ ऐसा ही समझ लो। ठीक है शिवजी, ईशा ने मजाक में कहा। अब लड़ाई झगड़ा बहुत हो गया, चाय पिलानी पड़ेगी मुझे। शिवराज हल्का सा हंसा। तुम लड़कियां भी ना अजीब चीज़ हो, और तुम लड़के भी ना हीरो बनने में ना हाथ कटवा लेते हो। ईशा ने चुटकी ली। शिवराज उसके इस मजाक पर बस हल्का सा सिर हिलाकर रह गया था। फिर उसने गहरी सांस ली और खड़ा हो गया था और फिर गांव वालों की तरफ मुड़ा। सुन लो सब, उसकी आवाज़ ठंडी लेकिन साफ गूंजी थी। कल से ये फैक्ट्री पहले की तरह ही चलेगी। भीड़ में खुसर पुसर रुक गई थी। कल से सभी वर्कर्स अपने अपने काम पर लौटेंगे, और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हुई, उसने चारों तरफ नज़र घुमाई, तो मैं खुद संभाल लूँगा। किसी को भी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है जब तक मैं यहाँ हूँ। गाँव वाले एक दूसरे की तरफ देखने लगे थे, जैसे सालों बाद किसी ने इतने यकीन से कोई बात की हो। ईशा ने उसके पास खड़े खड़े धीरे से कहा, अरे वाह, ये तो एकदम फिल्मी डायलॉग हो गया। बिल्कुल कंपनी के मालिक की तरह डायलॉग मार रहे हो तुम तो। शिवराज ने उसकी तरफ देखा। होठों पर हल्की सी मुस्कान थी।
डायलॉग नहीं है, वादा है। उसके शब्दों में कैसा ठहराव था कि वहाँ मौजूद हर आदमी को भरोसा हो गया था कि शायद अब हालात बदलेंगे। चलो सब, कल सुबह से काम शुरू, शिवराज ने आखिरी बार कहा और गांव वाले धीरे धीरे छटने लगे थे। हीरागढ़ की इस कंपनी में कम से कम आसपास के 10 गांव के लोग काम किया करते थे। ये शिवराज के पापा की आखिरी निशानी थी जिसे वो किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। ईशा ने उसे देखते हुए दुपट्टा ढीला किया और खींचकर कहा, वैसे वादा निभाना उतना भी आसान नहीं होता जितना बोलना होता है। शिवराज ने एक पल के लिए उसकी आंखों में देखा, और तुम्हारे साथ रहना भी उतना आसान नहीं होगा जितना मुझे लग रहा था, लेकिन कोशिश करूंगा, शिवराज ने गहरी सांस लेते हुए कहा। ईशा उसकी बात सुनकर हंस पड़ी थी और पहली बार शिवराज के गंभीर चेहरे पर भी हल्की मुस्कान आ गई थी। अगले 2 हफ्ते बिना किसी हलचल के गुजर गए थे। रंजीत ठाकुर की तरफ से कोई खबर नहीं आई थी, ना कोई गुंडा और ना ही कोई धमकी। गांव की फैक्ट्री फिर से उसी रफ्तार से चलने लगी थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन इन दिनों में एक और चीज़ बदली थी, शिवराज और ईशा के बीच की दूरी। सुबह सुबह ईशा चाय लेकर फैक्ट्री के ऑफिस में आ जाती थी और हमेशा की तरह कहती, ये लो चाय, और इस बार चीनी ठीक है, पिछली बार की तरह नमक नहीं डाला है मैंने। उसने शुरू के 2 दिन शिवराज को बहुत ज़्यादा परेशान किया था, लेकिन शिवराज भी बस सहन कर रह गया था। शिवराज बस भौहें चढ़ाकर उसे दिखता, लेकिन हमेशा कप उसके हाथ से ले लिया करता था। कभी वो फैक्ट्री के बाहर खड़े होकर साथ में वर्कर्स को हिदायत देते, तो कभी गांव के मेले में भीड़ में खोए हुए रास्ता ढूंढते हुए ईशा उसका हाथ पकड़ लेती। अगर मैं गिर गई तो उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे, वो हमेशा शिवराज को धमकाया करती थी, बिना ये जाने कि असल में शिवराज कौन है। शिवराज ने 1-2 बार उसे छुड़ाने की कोशिश भी की, लेकिन फिर उसने उसे खुद से दूर करना छोड़ दिया था। शायद अब आदत लगने लगी थी उसे ईशा की। शाम को जब फैक्ट्री का काम खत्म होता, ईशा कभी कभी वहीं बैठी रहती और दोनों चुपचाप गांव की तरफ ढलते सूरज को देखते। ईशा कभी बातें करती तो शिवराज सिर्फ सुनता रहता था, और कभी वो बस उसके पास बैठने को ही काफ़ी समझ लेती थी। 2 हफ्तों में रंजीत सिंह का सन्नाटा जितना अजीब था, उतना ही अजीब एहसास भी था कि शिवराज, जो किसी को पास आने नहीं देता था, अब बिना सोचे समझे ईशा की मौजूदगी को अपनी रोज़मर्रा का हिस्सा मानने लगा था। उस दिन दोपहर में फैक्ट्री के ऑफिस में हल्की सी ठंडी हवा चल रही थी। शिवराज अपने कैबिन में ही था। सुबह की मीटिंग के बाद उसने शर्ट उतारकर दूसरी पहनने के लिए हैंगर से निकाली ही थी, तभी दरवाज़ा बिना खटखटाए खुला। शिव, ये लिस्ट। ईशा अंदर आई और सीधा उसे टकरा गई थी। एक पल में उसकी फाइलें हवा में बिखर गई थी और वो खुद लड़खड़ाई, गिरने ही वाली थी कि किसी की मजबूत बाहों ने उसे थाम लिया था। उसने जैसे ही ऊपर देखा, शिवराज की शर्ट के बटन आधे खुले हुए थे और उसकी मस्कुलर बॉडी की गर्माहट उस दूरी को मिटा रही थी जो दोनों के बीच थी। खामोश कमरे में सिर्फ ईशा की तेज होती सांसें और धड़कनों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। शिवराज की निगाहें उस पर टिकी हुई थीं, गहरी, स्थिर, जैसे उसे पढ़ लेना चाहती हूँ। ईशा ने जल्दी से खुद को अलग किया। मैं वो लिस्ट। उसकी आवाज़ गले में ही अटक गई थी। शिवराज ने उसे हल्के से टीस करते हुए कहा, लिस्ट के आगे भी कुछ होता है, वो मैं लिस्ट देने आई थी, उसने हड़बड़ाते हुए कहा। लेकिन जैसे ही वो मुड़कर बाहर जाने लगी, उसकी कलाई पर एक मजबूत पकड़ ने उसे रोक लिया था। शिवराज ने बिना कुछ कहे उसे खींचकर उसकी पीठ को अपने सीने से लगा लिया था। उसके कान के पास झुककर धीमे से बोला, इतनी जल्दी भाग रही हो, अभी तो हम टकराए हैं। ईशा की सांसें अटक गई थीं। उसके हाथ खुदा खुद फाइल पर कस गए थे और उसकी नज़रें ज़मीन पर टिक गई थीं, लेकिन उसकी धड़कनें बहुत कुछ कह रही थीं। शिवराज ने हल्की मुस्कान के साथ अपनी पकड़ ढीली कर दी थी, लेकिन उसकी आभा अब भी उसके चारों तरफ थी। दोनों ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उस पल में दोनों को पहली बार एहसास हुआ था कि उनके बीच का रिश्ता अब सिर्फ मजाक और नोक-झोंक तक सीमित नहीं रहा था। ईशा अपनी धड़कनों को कंट्रोल करते हुए उसके ऑफिस से बाहर निकल गई थी और शिवराज ऑफिस में खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा था। उस रात फैक्ट्री में गहरी खामोशी थी। वर्कर्स काफ़ी देर पहले ही जा चुके थे। ईशा भी शाम की बस पकड़कर अपने गांव लौट चुकी थी। शिवराज ने रात को फाइलें बंद की, शर्ट की बाहें मोड़ी और निकलने के लिए फैक्ट्री के दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने अपना कदम बाहर रखा, अंधेरे में अचानक हलचल हुई। छाया से दर्जनों आकृतियाँ उभर आई थीं। हाथों में लोहे की रॉड, लाठी, चाकू और कुछ के पास तो और भी खतरनाक हथियार थे। 50-60 लोग चारों तरफ से उसे घेर चुके थे। पहले तो शिवराज एक पल को चौकन्ना हुआ। ये हमला अचानक हुआ था, जिसके लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं था। पहला वार उसकी पीठ पर पड़ा था, दूसरा कंधे पर और तीसरा सिर पर। लेकिन अगले ही पल शिवराज ने खुद को संभाल लिया था। उसने झटके से पलटकर एक को घुटनों के बल गिरा दिया था, फिर दूसरे का हथियार छीनकर उसी के सीने में दे मारा था। सोचा था मैं अकेला हूँ तो आसान होगा। लगता है रंजीत ठाकुर ने
फिर से अपने पालतू कुत्तों को भेजा है। पर शायद तुम्हें याद नहीं कि मैं शिवराज सिंह चौहान हूँ। उसकी भारी और ख़तरनाक आवाज़ सुनकर कुछ लोग ठिठक गए थे। लड़ाई काफ़ी तेज़ हो गई थी। एक एक बार में हड्डियों के टूटने की आवाज़ गूंज रही थी। कई गुंडे ज़मीन पर पड़े तड़प रहे थे, तो कुछ तो वहीं मौत की नींद सो गए थे। लेकिन दुश्मन ज़्यादा थे और हमले की अचानक शुरुआत ने उसे भारी चोट पहुंचा दी थी। सिर से खून बह रहा था और बाजू पर गहरा कट था और सांसें भी तेज़ चल रही थीं। आखिर में जो कुछ बचे थे वो भी डरकर भाग निकले थे, क्योंकि अब उन्हें भी समझ आ चुका था अगर शिवराज के हाथ लग गए तो शायद उनके लिए भी कभी अगली सुबह नहीं होती। शिवराज लड़खड़ाया हुआ था, लेकिन खड़ा रहा था खुद को संभालते हुए, जब तक कि गांव के कुछ लोग नहीं पहुंचे थे। अरे ये तो शिवसर हैं, गांव के कुछ लोगों ने कहा। जल्दी उठाओ इन्हें। गांव वाले उसे उठाकर हीरागढ़ के ही सरकारी अस्पताल की तरफ दौड़े थे। उसका शरीर खून से भीगा हुआ था, लेकिन आंखें अब भी आधी खुली हुई थीं, जैसे होश और बेहोशी के बीच झूल रहा हो। अगली सुबह ईशा को जैसे ही ये खबर मिली, उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। क्या उन पर हमला हुआ है? वो भागते भागते अस्पताल पहुंच चुकी थी। कमरे में दाखिल होते ही उसने शिवराज को देखा, बेहोश, पट्टियों में लिपटा हुआ। उसकी ऑक्सीजन लगी हुई थी। उसके गले में जैसे कुछ अटक गया था। पहली बार ईशा का दिल बहुत ज़्यादा रो रहा था। वो धीरे से उसके पास आई, कुर्सी खींचकर उसके सिरहाने बैठ गई थी। उसके चेहरे पर हाथ फेरा। तुम ऐसे कैसे लेट सकते हो? तुम्हें पता भी है कल रात में सो गई थी और तुम यहाँ तड़प रहे थे। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे थे। अभी तो मुझे तुमसे बहुत सारा लड़ना था, मुझे सताना था तुम्हें। तुम्हारी चाय में चीनी की जगह नमक डालना था, और तुम ऐसे लेट गए जैसे आराम कर रहे हो। उसकी आवाज़ कांप रही थी। और अभी तो मुझे शादी करनी है तुमसे, समझे? ईशा रोते रोते उसका हाथ पकड़कर माथे से लगा बैठी थी। उसे नहीं पता था कि शिवराज सब सुन रहा है। अंदर ही अंदर उसकी उंगलियों की पकड़ थोड़ी कस गई थी और होठों के कोने पर हल्की सी मुस्कान जो किसी ने नहीं देखी थी। उधर दूसरी तरफ मुंबई कंपनी के हेड ऑफिस में शौर्य और मयंक लगातार मीटिंग्स में बिजी थे। 13 दिन हो चुके थे शिवराज को गए हुए और उसका कुछ भी पता नहीं था। और दोनों को ये समझ नहीं आ रहा था कि बॉस यानी शिवराज अचानक कहाँ गायब हो गया। तूने उससे बात की? मयंक ने कॉफ़ी मेज़ पर रखते हुए पूछा। नहीं। फ़ोन लगाया तो नेटवर्क से बाहर बताया है। व्हाट्सएप पे भी लास्ट सीन 3 दिन पुराना दिख रहा है। शौर्य की आवाज़ में बेचैनी थी। यार वो बिना बताए ऐसे कैसे जा सकता है? और फ़ोन भी बंद है। दोनों में हल्की सी चिंता फैल रही थी। कंपनी के कई अहम प्रोजेक्ट्स पेंडिंग थे और बड़े बड़े क्लाइंट्स लगातार शिवराज के बारे में पूछ रहे थे। तभी मयंक के फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आया। फ़ोन मैसेज रिसीव्ड। उसने जल्दी से स्क्रीन अनलॉक की और शौर्य के साथ पढ़ने लगा। मैं इटली में हूँ, कुछ ज़रूरी काम है। जैसे ही फ्री हो जाऊँगा वापस इंडिया आ जाऊँगा। तब तक कंपनी की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर है। और हाँ, मेरे आने की कोई टाइम लिमिट नहीं है, तो मेरा इंतज़ार मत करना। मयंक और शौर्य ने एक दूसरे को देखा। इटली? शौर्य की आंखें सिकुड़ गई थी। वो हमें बिना बताए बाहर चला गया, और ये ज़रूरी काम। कुछ तो गड़बड़ है, मयंक ने धीरे से कहा। तू भी जानता है शौर्य, शिव ऐसे कभी नहीं करता। दोनों ने चुपचाप सिर हिलाया, लेकिन उसके मैसेज को देखकर वो कुछ और सोच भी नहीं सके थे। उन्हें लगा था कि शिवराज सच में इटली ही गया होगा, लेकिन जो वो नहीं जानते थे वो ये था कि शिवराज इस समय इटली में नहीं, बल्कि हीरागढ़ के एक छोटे सरकारी अस्पताल में जख्मी हालत में ज़िंदगी और मौत के बीच लेटा हुआ था। 1 हफ्ते बाद हीरागढ़ की हवा में उस दिन अजीब सी ताजगी थी। अस्पताल का पुराना गेट धीरे से खुला और शिवराज उससे बाहर आया था। हाथ पर पट्टी बंधी हुई थी, चाल में हल्की सी थकान थी, लेकिन आंखों में वही पुराना रौब था जो बताता था कि वो शिवराज है। गेट के ठीक बाहर ईशा खड़ी हुई थी। उसके हाथ में बैग था। धीरे चलिए, अभी टाँके भी नहीं खुले हैं आपके, उसने बिना देखे कहा। शिवराज हल्का सा मुस्कुराया। इतनी चिंता? क्या तुम मेरी डॉक्टर हो या फिर मेरी केयर टेकर हूँ मैं आपकी? ईशा ने उसकी बात काट दी थी, बैग उसके हाथ से लेते हुए। अच्छा, मुझे तो लगा। लेकिन ईशा ने फिर से शिवराज की बात काट दी थी। ज़्यादा मत सोचिए, नहीं तो टाँकों से पहले आपका दिमाग खुल जाएगा। और बिल्कुल चुप रहिए, डॉक्टर ने आपको ज़्यादा बोलने से मना किया है। और गुस्से में बड़बड़ाते हुए शिवराज का हाथ पकड़कर आगे बढ़ गई थी। शिवराज ने हीरागढ़ में ही कंपनी बनाते टाइम एक विला भी खरीदा था, क्योंकि वो उसके पापा की आखिरी निशानी था। कंपनी पर कर्जा होने की वजह से उसका ये विला भी नीलाम हो चुका था। लेकिन बड़े होने के बाद शिवराज ने अपनी कंपनी और विला दोनों ही वापस हासिल कर लिए थे, लेकिन किसी भी कीमत पे वो उसे खो नहीं सकता था। इसीलिए
वो हीरा गड़ाया था। उसके पापा उसके बचपन में ही गुजर गए थे और माँ ने उसे अनाथ आश्रम में छोड़ दिया था ताकि अपनी आगे की ज़िंदगी बिना किसी बोझ और जिम्मेदारी के गुजार सकें। शिवराज को ये भी नहीं पता था कि उसकी माँ कैसी दिखती हैं। वहीं दूसरी तरफ शिवराज के विला का गेस्ट रूम अब गेस्ट रूम कम और मिनी हॉस्पिटल ज़्यादा लग रहा था। दवाइयाँ एक तरफ करीने से रखी हुई थीं, साफ चादर बिछी हुई थी, बिस्तर के पास पानी और तकियों की ऊंचाई तक मापी गई थी। शिवराज को कोई परेशानी न हो इस बात का पूरा ख्याल रखा गया था। शिवराज ने एक नज़र पूरे कमरे में घुमाई। वाह, इतना इंतज़ाम, वो भी मेरे लिए। कहीं तुम्हें मेरी फिक्र तो नहीं हो रही थी मिस ईशा? शिवराज ने उसे चिढ़ाने वाले अंदाज में कहा। ईशा ने तकिए पे थपकी दी। फिक्र? वो भी आपकी? मैं कोई बावली हूँ क्या? नहीं, ये सब तो बस इसलिए है कि आपके एहसान का बोझ जल्दी उतर जाए ताकि मैं अपनी ज़िंदगी वापस जी सकूं। आपने हम पर और हमारे गांव वालों पर बहुत बड़ा एहसान किया है इस कंपनी को बचाकर, और फिर आप कंपनी के मालिक की अमानत हैं। अगर आपको कुछ हो गया तो हम उन्हें क्या जवाब देंगे? शिवराज उसकी बात सुनकर चुपचाप बैठ गया था, लेकिन उसकी आंखें कह रही थीं, तुम्हारे शब्दों पर यकीन नहीं कर सकता मिसेज। शिवराज ने इन दिनों कोई भी मौका नहीं छोड़ा था ईशा को परेशान करने का। दवा देते समय उसकी उंगलियां शिवराज के हाथ से रुक जाती थी। वो हल्के से मुस्कुराकर कह देता, शायद तुम्हारी उंगलियों का ही जादू है जो मुझे ठीक कर रहा है। रात में करवट बदलते हुए जानबूझकर गहरी आह भरता और जैसे ही ईशा दौड़कर आती मुस्कुराकर कह देता, बस तुम्हारे कदमों की हार सुननी थी। शिवराज इन दिनों बहुत ज़्यादा बदल गया था, जो उसने पहले कभी नहीं किया था। वो सारी हरकतें वो ईशा को परेशान करने के लिए क्या करता था। खाना खाते समय चम्मच पकड़ने में थोड़ी परेशानी दिखाता। तुम्हारे हाथ से खिलाया खाना शायद दवा से भी जल्दी असर कर देगा, है ना मिस ईशा? ईशा हर बार भौं चढ़ा कर देखती और फिर उसे अपने हाथों से खाना खिलाती। और इसी तरह अगले कुछ दिनों में शिवराज के जख्म धीरे धीरे भरने तो लगे थे, लेकिन ईशा के इर्द गिर्द रहने की उसकी आदत और गहरी होती गई थी। उसी दिन रात के करीब 9 बजे थे जब से शिवराज डिस्चार्ज होकर वापस आया था। तब से ईशा सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक उसी के साथ उसी के विला में उसकी देखभाल करने के लिए रहा करती थी। लेकिन आज बाहर आसमान जैसे फट पड़ा था। लगातार गरज और बारिश की मोटी बूंदें विला की खिड़कियों पर हथौड़ों की तरह गिर रही थीं। शिवराज खिड़की के पास ही खड़ा हुआ था, बाहर का मंजर देख रहा था। इतनी बारिश में जा रही हो? उसने धीमे से कहा, लेकिन रोकने वाले लहजे में। रुक जाओ ना ईशा आज। ईशा ने बैग उठाया, उसके पास से गुजरते हुए बोली, नहीं शिव, मैं नहीं रुक सकती। माँ को चिंता होगी और तुम तो जानते हो ना, मैं रात में नहीं रुक सकती। शिवराज की आंखों में हल्की सी झुंझलाहट उभर आई थी। वो ईशा को अपने से दूर करना ही नहीं चाहता था। वो नहीं चाहता था कि ईशा अब एक पल के लिए भी उससे दूर जाए या उसकी नज़रों से दूर रहे। लेकिन उस वक्त उसने कुछ नहीं कहा था। बस जैसे ही ईशा ने दरवाज़ा खोला और बाहर कदम रखा, वो भी उसके पीछे पीछे निकल आया था। बरसात ने एक पल में ही उसके बाल और शर्ट भिगो दी थी, लेकिन उसके कदम नहीं रुके थे। ईशा ने जैसे ही पलट कर देखा, उसने जोर से आवाज़ लगाई, शिव, आपको चोट लगी है, अंदर जाइए, इन्फेक्शन हो जाएगा। ईशा मुड़ी। उसकी नज़रों में शिवराज के लिए चिंता साफ झलक रही थी, लेकिन शिवराज कब किसी की सुनता था। जो वो ईशा की बात सुनता, वो पास आकर रुक गया था। गहरी ठहरी हुई नज़रों से उसे देखते हुए बोला, इतनी रात और इतनी बारिश में तुम्हें अकेले कैसे जाने दूँ मैं? लेकिन तभी बिजली के कड़कने की तेज़ आवाज़ गूंजी और जैसे किसी ने ईशा के सारे होश खींच लिए थे। वो अचानक ही उसके सीने से लग गई थी। उसकी हथेलियां अनजाने में ही शिवराज की भीगी हुई शर्ट पर कस गई थी। एक पल के लिए बस उसकी गर्म सांसें, बारिश की ठंडक, उसकी उंगलियों की पकड़ शिवराज के भीगते जिस्म पर जैसे अंदर तक कोई सिहरन भेज गई थी। बारिश की बूंदें उनके बीच गिर रही थीं, ठंडी, लेकिन उनके भीतर कुछ और ही आग जला रही थीं। शिवराज के हाथ धीरे धीरे उसकी कमर पर आ टिके थे और उसने उसकी कमर को मजबूती से थामकर अपने और नज़दीक कर लिया था। भीगते कपड़ों के आर पार उसकी नरमी को महसूस करते हुए उसकी आंखों में वो तपिश थी जो ईशा को सिहरने पर मजबूर कर गई थी। शिवराज पल भर भी नहीं रुका था। उसके गालों को अपनी हथेलियों में कैद करते हुए उसके होंठों को अपने करीब खींच लिया था और पूरी जुनूनियत के साथ उसके होंठों पर अपनी चाहत उतार रहा था, जैसे बरसों की तरफ उसी एक किस में उतार रहा हो। ईशा पहले तो हल्का सा झिझकी, लेकिन बारिश की ठंडक में शिवराज की होंठों की गर्मी और उसके हाथों की कसावट उसके इरादों को पिघला चुकी थी। उसकी सांसें तेज हो गई थीं और अगले ही पल उसने भी उसी जुनून से जवाब दिया था जैसे खुद भी शिवराज से अपनी मोहब्बत का इजहार कर रही हो। शिवराज का अंगूठा उसके गीले गालों के पास से रखता हुआ
उसकी गर्दन के पीछे चला गया था, उसे और करीब खींचते हुए। बारिश की बूंदें उनके चेहरे से बहती हुई उनके होठों तक आ रही थीं और वो हर स्वाद, हर एहसास को और तीखा बना रही थी। उसके भीगे बालों में अपनी उंगलियां उलझाते हुए ईशा अब भी उसी पल में थी जिसे सारी बरसों की तड़प उसी एक किस में उतर आई थी। ईशा की झिझक बारिश की ठंडक में शिवराज के होठों की गर्मी से पिघल चुकी थी और उसने पूरी तरह से खुद को शिवराज की बाहों में ढीला छोड़ दिया था। कहने को तो शिवराज की उम्र 31 साल थी और उसके आगे पीछे लड़कियों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन शिवराज ने कभी किसी लड़की को अपने नज़दीक नहीं आने दिया था। ईशा पहली ऐसी लड़की थी जो शिवराज के इतने करीब आई थी और जिसकी मौजूदगी ने कुछ ही दिनों में शिवराज को पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। ईशा पूरी तरह से खुद को शिवराज की बाहों में ढीला छोड़ चुकी थी। शिवराज हर स्पर्श से जैसे उसके होश चुरा रहा था। उसने उसके होठों से अलग होते हुए एक पल उसे देखा। गहरी स्याह आँखों से उसकी सांसें ईशा के गालों को छू रही थीं और अंगूठा उसके जबड़े से सरकते हुए गर्दन के पीछे चला गया था उसकी सांसों को फिर से खींच लेने के लिए, लेकिन इस बार वो रुक गया था कुछ सोचकर। उसका चेहरा ईशा के कान के बिल्कुल पास झुक गया था, इतने नज़दीक कि उसकी गर्म सांसें बारिश की ठंड में भी सिरहन पैदा कर रही थीं। अब उसकी आवाज़ बहुत धीमी लेकिन भीतर से जलती हुई थी। जान, तुम मुझसे कुछ नहीं छुपा सकती। ईशा की आंखों में सवाल थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि शिवराज किस बारे में बात कर रहा था। उसके होंठ हल्के से कांप रहे थे, पर बोलने से पहले ही उसने वो सुना जिसने उसका दिल जोर से धड़का दिया था। शिवराज ने उसके कान के करीब झुककर फुसफुसाया, क्योंकि मुझे पता है तुम असल में कौन हो। बारिश और तेज़ बरसने लगी थी, जैसे आसमान भी इस राज को सुनकर कांप उठा हो। टू बी कंटिन्यूड। दोस्तों, आपको शिवराज और ईशा की लव स्टोरी कैसी लग रही है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, ये काल्पनिक कहानी है जिसमें दिखाए गए किरदार और घटनाएं मात्र कल्पना है। इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार की हिंसा, उत्पीड़न या अस्वीकृत व्यवहार को बढ़ावा देना नहीं है। दर्शकों से अनुरोध है कि वह इसे केवल एक फिक्शनल स्टोरी की तरह ही देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।